इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैरेबियन सी के बीच में आए होते हैं। यहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है। बैन की मॉम समंदर में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है जबकि बैन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी होते हैं। लेकिन तभी अचानक बैन की मॉम जूलियन को समंदर में कुछ ऐसा फील होता है जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो, और तभी अचानक से कोई उसे समंदर के नीचे खींच लेता है और सारे इनके बोर्ड पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी कुछ अनयूजुअल सा बिहेव करने लगते हैं। बैन और टॉम इस पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो फिशिंग करने में बिजी होते हैं। वहीं डूबती हुई जूलियन अपने आप को बचाने के साथ साथ टॉम को भी बहुत आवाजें लगाती है, लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पर जूलियन को फील होता है कि समंदर का पानी पीछे की तरफ जा रहा है। अब टॉम भी इस चीज को नोटिस कर लेता है, वो जूलियन को देख लेता है और इसलिए टॉम उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। वहीं बैन बोट का इंजन स्टार्ट करके उसे उनके पास ले जाता है और टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है। और उसके बाद बैन और केसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलियन की जान बच जाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी केसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम्हें पता है ना कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर कोई एक शख्स ध्यान रखेगा, तो तुमने ये रूल क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारी मॉम को कुछ हो जाता तो क्या होता? केसी भी इस बात पर शर्मिंदा होती है, पर उसके सॉरी कहने पर सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद वो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पर केसी के बॉयफ्रेंड की उसे कॉल आ जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर केसी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये लोग सेफ जगह पर नहीं होते। ये बात वो अपने मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। सेफ्टी चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी वेल्स और शार्क्स इनकी बोट के आसपास मंडरा रही हैं और टॉम जानता है कि वेल ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान आने से पहले ही करती हैं। अब इन्हें आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो चुका है, लेकिन इससे पहले इन्हें शार्क से निपटना होगा। लेकिन तभी इसी दौरान इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस आता है तो वो पूरी तरह से जख्मी होता है और ये देखकर जूलियन उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए उस टेंट की वजह से हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे और अब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया होता है कि ये किसी को मदद के लिए बुलाएं। लेकिन यहाँ पर सिग्नल भी नहीं होते, इनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पिक नहीं करता। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन तक पीने का पानी होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन तसल्ली उन्हें इस बात की होती है कि ये लोग एक शिपिंग रूट पर थे और यहाँ से कोई न कोई शिप इन्हें गुजरते हुए देख लेगा। अब इनकी इन्हीं बातों के दौरान इन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब ये बाहर देखते हैं तो एक बड़ा सा मीटियोर इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। वो उनकी शिप से टकरा सकता है, इसीलिए उसे बचाने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट को स्टार्ट करता है। लेकिन वो जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी और होता भी ऐसा ही है। इनकी बोट का इंजन बर्बाद हो जाता है और दूसरा मीटियोर भी इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे, इसीलिए ये बोट के नीचे जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। इसके बाद इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि ये लोग जिंदा हैं। हालांकि इन्हें चोटें जरूर आई होती हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि अब इनकी बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा होता। अब जब ये पूरी फैमिली अपनी बोट से बाहर आकर देखती है तो ये नजारा देखकर हैरान होते हैं। इनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी होती हैं और उनकी बॉडी इस पथरीले पहाड़ जैसे इलाके में थी, जैसे लोग किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हों। ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहाँ कल रात तक पानी था वो जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गड्ढों की तरह दिख रही होती है। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है और वो सब समझ जाता है कि जरूर जमीन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जमीन के पोल चेंज हो गए हैं, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया है, जबकि साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया है। और इसीलिए जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ पर जमीन थी, वहाँ पर समंदर का सारा पानी चला गया और अब यहाँ पर समंदर की जगह जमीन बन चुकी है। इस चीज का पता लगने के बाद ये सब लोग हैरान रह जाते हैं। इससे भी भयानक बात टॉम इन्हें ये बताता है कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वो सब मारे गए होंगे। अब केसी इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है, वो अपने आप को कैबिन में बंद कर देती है। इसके बाद जूलियन यहाँ पर अपने बच्चों को इकट्ठा करने लगती है और टॉम सारे बर्थडे के बलून को हवा में उड़ा देता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देख ले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे पूरा यकीन होता है कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसे रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये रिस्पॉन्स उसे एक कैप्टन ने दिया था और वो भी समंदर के शिफ्ट होने की कहानी जानता है, क्योंकि वो टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था। कैप्टन टॉम को बताता है कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो तकरीबन 1 हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी कि हफ्ते के बाद समंदर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और उस वक्त इसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि तुम कोई ऊंची सी
जगह देखो और वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात सुनते जूलियन जल्दी से अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से बोलता है कि आपकी सबमरीन के अंदर बचने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या आप मेरे बच्चों को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि जरूर, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मर गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की जगह है। मैं एक आदमी को रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख लें, इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूंगा। और अब इसीलिए कैप्टन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी कि समंदर का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार होती है। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ इसी तरफ ही चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वो आदमी जख्मी है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाता है और वो उसे पानी भी देता है। वो आदमी पानी पीने के बाद शुक्रिया कहने के बदले उस पर ही अटैक कर देता है और ये सब दूर खड़ी जूलियन देख लेती है। वो आदमी अपने पास में पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। जूलियन जल्दी से बोट के अंदर जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है और इसके बाद वो केसी को फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका यूज तब करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब वो ये बात कर ही रही होती है तो वो आदमी इनकी बोट तक पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूलियन वॉशरूम के अंदर चली जाती है और यहाँ आकर वो अपने जख्मों को सीलना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो किलर इनकी बोट पर छानबीन करना शुरू कर देता है और जैसे उसे यहाँ खाना मिलता है वो उसे खाना शुरू कर देता है। इसे देखकर ये लग रहा होता है कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद जब वो जूलियन को ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि जहाँ से वो आवाज आ रही थी वो केबिन खाली था। दरअसल जूलियन बोट पर हुए छेद से निकलकर यहाँ से भाग चुकी है, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वो जूलियन को देख लेता है और अब मजबूरी में जूलियन को उस डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वो खुद बोट के नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो वो किलर को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वो अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर है। अब जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरता है तो जूलियन वापस बोट के ऊपर जाकर एक टूटी हुई शीशी को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से बोट के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जूलियन फिर से उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वो उसके बालों से पकड़कर उसे बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है। वो जूलियन का गला दबाने लगता है। अब वो किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। कैसी जो ये सब केबिन से देख रही होती है उसे याद आता है कि ये फ्लेयर गन यूज करने का अच्छा मौका है और वो फ्लेयर गन चला देती है, जिससे उस आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इनकी बोट जलने लगती है। अब जल्दी से जूलियन अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए इस यार्ड से बाहर निकल जाती है। अब बोट से निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से जूलियन पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलियन उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। इसके बाद बाहर जाने के बाद केसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर बहुत रोते हैं। उन्हें इन सब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जो उनके साथ हो गया है। बेन इसका जिम्मेदार अपने आप को मानता है कि ना में वो कलरफुल बलून्स छोड़ता और ना ही वो आदमी उन्हें देखकर यहाँ आता। अब यहाँ पर जूलियन भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो रही होती है। तभी वो देखती है कि वो किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकलता है और अब इसलिए उनका यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। भागते भागते ये लोग काफी थक जाते हैं, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि उस किलर ने शायद यहाँ तक इनका पीछा छोड़ दिया होगा। बैन यहाँ पर भी रो रहा होता है। केसी उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बैन पानी पीने से इनकार कर देता है। अब यहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी जूलियन देखती है कि वो किलर अभी भी इनके पीछे है। अब ये उस किलर से बचने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये काफी थक जाते हैं। जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो किलर अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। अब ये यहाँ से भी लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। ये भागते भागते ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जहरीला पानी मौजूद होता है। हालांकि इन्हें यहाँ से जाते वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जूलियन अपने बच्चों को यहाँ से गुजरने का कहती है। यहाँ से गुजरते वक्त इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जूलियन को एहसास होता है कि बेन डिहाइड्रेटेड हो चुका है। उनके पास पानी की कुछ ही बूंदे होती हैं जो वो पीने के लिए बेन को देते हैं। अब यहाँ पर बेन की सिस्टर हिम्मत हार चुकी है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो लोग यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे, यानी कि वो अपनी मौत को मान चुके हैं और वो इन दोनों से यही करने के लिए कहती है। लेकिन जूलियन उसे डांटती है और कहती है कि चुप करो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलियन के कहने पर ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और रास्ते में एक प्लेन दिखता है। ये उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं और यहाँ पर जूलियन आखिरी बार अपनी फैमिली की फोटो देखती है जो उन्होंने उसी रात ली थी। ये सभी लोग इस फोटो को देखकर टॉम को याद कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर केसी और बेन सो जाते हैं, लेकिन जूलियन बेचैन होती है। वो प्लेन से बाहर आ जाती है और तभी वो देखती है कि वो किलर इन तक पहुंच गया है। यहाँ पर जूलियन सोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही वो किलर इसके करीब आता है ये उस पर अटैक कर देती है। इस बार जूलियन बहुत ही गुस्से में होती है और उस किलर पर इतने स्टैब करती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब अगली सुबह जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि उस किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में है। इससे उन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये खाली समंदर भी बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद इन्हें वहां तक पहुंचना होता है जहाँ पर वो कैप्टन
कैप्टन की सबमरीन थी। अब यहाँ पर जूलियन अपना मैप निकालती है और यहाँ पर बेन को काफी ज्यादा प्यास भी लगी होती है, इसलिए वो पास के तालाब से पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने उसे यहाँ से पानी पीने से मना किया था क्योंकि ये तालाब जहरीला होता है, लेकिन बेन इतना प्यासा होता है कि वो यही पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर जूलियन आकर उसे सर से पकड़कर पानी से बाहर निकाल देती है। पानी पीने की वजह से बेन बीमार हो जाता है, इसीलिए जूलियन और केसी वहाँ पर एक शेल्टर बनाते हैं जहाँ पर वो लोग कुछ ही देर आराम करते हैं कि तभी जूलियन को वहाँ पर कुछ अजीब आवाज आने लगती है। वो जब पास जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे केकड़े होते हैं जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए ये यहाँ से भागना शुरू करते हैं और इन्हें दूर एक बड़ी शिप नजर आती है। ये कार्गो शिप होती है जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं और इन कंटेनर्स के अंदर ही उन सारे लोगों ने पनाह ली होती है। इन तीनों को देखते ही वो सभी लोग एक कंटेनर के अंदर जाकर खुद को लॉक कर देते हैं और जूलियन कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है। वो दरवाजा खोलने की भीख मांगती है। उनके पीछे बहुत सारे केकड़े थे जो उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए जूलियन और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब जैसे जूलियन ऊपर चढ़ती है, एक केकड़ा उसे काट लेता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे हटाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलियन अपने जख्म को बांध लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद केसी और बेन देखते हैं कि वो केकड़े उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर मौजूद उन लोगों पर हमला करते हैं। वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से इन केकड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। वो लोग उनको कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद अगली सुबह जूलियन को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे कहीं पर नहीं होते। वो पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि इतने खतरनाक बीहड़ में कोई भी आसानी से मर सकता है। अब जूलियन अपने बच्चों को खोने पर रोने लगती है, लेकिन तभी दूर से उसे केसी और बेन आते हुए दिखते हैं जो दरअसल खाने और हथियारों की तलाश में गए थे। अब ये देखकर जूलियन की जान में जान आती है। अब जूलियन अपने केकड़े के काटे जख्म को ठीक करती है, जबकि बेन अपने इकट्ठा किए हुए वेपन्स को सेट करता है। इसके बाद जूलियन उस कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वो बताती है कि मेरे ऊपर भी केकड़ों ने हमला किया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। साथ ही वो जूलियन को ये भी बताता है कि अब समंदर का पानी वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है और इसीलिए तो ये समंदरी क्रिएचर्स यहाँ पर वापस आ गए हैं। इन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उस सबमरीन तक जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ में इनका मैप भी कहीं गिर गया होता है। इसीलिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है। ये लोग तेजी से सबमरीन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अब वहाँ तक पहुँचना इन्हें नामुमकिन लगता है क्योंकि वहाँ पहुँचने तक इन्हें एक टॉक्सिक वेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जहाँ से गुजरते हुए ये लोग बीमार भी हो सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। केसी को अपनी मॉम पर शक होने लगता है कि अब वो नहीं बचेगी, इसीलिए केसी अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट्स करने लगती है, लेकिन जूलियन अपने बच्चों को डांटती है और कहती है कि आगे बढ़ो। अब वहाँ से आगे बढ़ते हुए इनकी किस्मत इनको एक बार फिर से धोखा देती है। वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जहाँ पर जूलियन जो सबसे पीछे थी उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। वो वहीं पर फंस जाती है। केसी अपनी मॉम के बिना आगे बढ़ना नहीं चाहती, लेकिन वो उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में अपने भाई को बचाओ। इसलिए केसी को ना चाहते हुए भी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। अब जब ये सबमरीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। ये जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटकाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है जो कि बुरी तरह से जख्मी होता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि देखो अब मेरे बचने के चांसेस ज्यादा नहीं है और सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये बात सुनकर केसी वापस जल्दी से पीछे भागने लगती है। वहीं जूलियन की तरफ फिर से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहाँ पर वो अपनी गन से उन सब पर शूट करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कि कोई केकड़ा उस पर हमला करता, तभी केसी उसे ऊपर से हाथ देती है और आखिरकार उसकी मदद से जूलियन यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये भागते हुए सबमरीन तक पहुंच जाती हैं और सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं। वो केकड़ों का सैलाब भी इनके पीछे आ रहा होता है और तभी एक खतरनाक बड़ी सी लहर इन्हें अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। वो कई सौ फीट ऊंची होती है और देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही होती है। वो जोर से इनकी सबमरीन से आकर टकराती है, इससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जूलियन को जब होश आता है तो उनकी सबमरीन पानी में नहीं बल्कि वो बड़ी समंदर की लहर उनको बहाकर एक शहर में ले आई थी, जो कि अब तबाह हो चुका है, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि जमीन से इंसानों का सफाया हो चुका है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।